ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सभी का। माई सेल्फ पीयूष कुमार, ग्लोबल कंसल्टिंग रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लियर किया था, राइट। चैप्टर नंबर 1 क्लियर किया था हमने देखा था क्या क्या बेसिक्स होते हैं रिसर्च एनालिस्ट के, प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स वगैरह आपको फॉलो करने होते हैं। और हमने पूरा ओवरव्यू देखा था इस पूरे एग्जाम का, राइट। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो और मुझे लिंक्डइन पे भी रिक्वेस्ट भेजो, हेयर इज माय लिंक्डइन। अगर अभी तक आपने मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजी है तो भाई यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। एंड ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च के हमारे कंपनी के ट्विटर हैंडल पे भी आप हमें फॉलो कीजिए, राइट। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें डालता हूँ, जैसे मैंने रिसेंटली अभी वैल्यूएशन रेशियोज के ऊपर एक बहुत अच्छा थ्रेड डाला। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं यहाँ पे अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, यस, लेकिन अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए हमेशा, राइट। अगर आप अच्छी चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, एजुकेशन नहीं लोगे सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, एनालिस्ट हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, इंक्लूडिंग मी। चलिए, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, राइट। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1 हमने क्लियर कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, राइट, कि सिक्योरिटीज मार्केट आपका क्या होता है, क्यों होता है, और इसका पूरा हम ढांचा समझेंगे, क्या, कि इसका स्केलेटन कैसा होता है, कितने टाइप के सिक्योरिटीज मार्केट होते हैं, राइट, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, और वो कैसे वर्क करते हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन पार्लेंस की, राइट। ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल कोर्स होने वाला है, बिल्कुल भी ये थ्योरेटिकल कोर्स पूरा है ही नहीं, राइट। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक NISM के रजिस्टर नहीं करा है देन प्लीज डू। 1500 रुपये फीस है। 1500 रुपये वैसे भी आजकल कुछ है नहीं, राइट। आजकल तो बच्चे एक बारे में जाते हैं, उड़ा जाते हैं क्लबों में, ठीक है। इससे अच्छा कि आप कुछ सीख लो। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज मार्केट, सबसे पहले सेक्शन 2.1 में हम बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी की सिक्योरिटीज क्या होती हैं और सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। देखिए, सिक्योरिटीज कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल क्लेम होता है जिसके थ्रू आप पैसे रेज कर सकते हो और जिसके थ्रू आप अपनी कंपनी का स्टेक सेल कर सकते हो। अगर मैं इक्विटी पार्लेंस से बात करूं, सिक्योरिटीज मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पे ट्रेड होती है सिक्योरिटीज, मार्केट वेयर ट्रेडिंग, सो बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग टेक्स प्लेस। ये मैं अभी आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हम डिटेल में देखते हैं क्या है। सिक्योरिटीज आर ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर कर सकते हैं आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक जियोग्राफी से दूसरी जियोग्राफी तक। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे कौन कौन से होते हैं, बॉन्ड्स, नोट्स, इक्विटी हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट्स दैट शो एविडेंस ऑफ इनडेटेडनेस और ओनरशिप इंटरेस्ट इन एसेट्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेट एंटिटी। सो देखिए, यहाँ पे दो टाइप के इन्होंने हमें बता दिए। एविडेंस ऑफ इनडेटेडनेस, इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मान लीजिए यहाँ पे एक पेपर है, राइट, ये पेपर है आपका बॉन्ड, राइट, बॉन्ड है। ये मुझे दिखाता है कि भाई मैंने कर्जा उठाया है मार्केट से, आई एम इनडेटेड टू द मार्केट, राइट, कि मैंने इन्वेस्टर से, क्रेडिटर से अपना कर्जा उठाया हुआ है। सो दिस इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट। मोटा मोटा मुझको ये बता रही है कि दिस इज एन एविडेंस कि मिस्टर पीयूष ने मार्केट से XYZ सम का अमाउंट उठाया हुआ है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एविडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और ओनरशिप इंटरेस्ट इन एसेट्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, राइट। सिंपल सा यहाँ पे ये इक्विटी का एग्जांपल दिया हुआ है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, राइट। दीज इंक्लूड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, एंड अदर सच इंस्ट्रूमेंट्स। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज है कि कितने प्रकार की सिक्योरिटीज होती हैं आपकी, कौन कौन इश्यू कर सकता है इनको। कंपनीज इश्यू करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट। सरकार भी बॉन्ड इश्यू करती है। सरकार कभी भी देखिए इक्विटी इशू नहीं करती, क्योंकि सरकार एक एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल गवर्नमेंट है, वो बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स क्यों इशू करती है आप बोलोगे, यार सरकार को क्या जरूरत है। लेकिन सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, अपना कंट्री का डेफिसिट पूरा करने के लिए बॉन्ड्स इशू करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू वो हमारी चीजों को इंप्रूव करने में लग जाती हैं, ठीक है। दीज आर परचेज बाय इन्वेस्टर्स हु हैव मनी टू इन्वेस्ट। कौन खरीदता है इनको, इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, जैसे आप और मैं, जिनके पास सरप्लस कैश है, राइट। अब कोई भी मार्केट में कब इन्वेस्ट करेगा, दे विल ओनली इन्वेस्ट व्हेन दे हैव सरप्लस कैश, जब उनकी बेसिक नीड्स पूरी होगी, राइट। अब अपना सॉरी, अपना खुद एग्जांपल लीजिए आप, कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द मार्केट ओनली व्हेन यू हैव सम सरप्लस कैश, राइट। अगर आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, यू आर जस्ट ब्रेकिंग इवन विद योर एक्सपेंसेस, देन यू आर नॉट गोइंग टू गो आउट देयर एंड इन्वेस्ट इन सम थिंग्स, राइट। भले वो डेट हो या इक्विटी हो, और स्टार्टअप तो भूल ही जाओ। सो आगे देखते हैं
सिक्योरिटी ओनरशिप अलाउज इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर सेविंग्स इनटू फाइनेंशियल एसेट्स व्हिच प्रोवाइड रिटर्न। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, कि जो आपकी सेविंग्स है वो फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है। फाइनेंशियलाइजेशन मतलब सेविंग्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिससे आपको एक रिटर्न मिलता है, राइट। ऑन दी अदर हैंड सिक्योरिटीज इशू अलाउंस बोरोवर्स टू रेज मनी एट अ कॉस्ट, राइट। अगर आप मान लीजिए आप कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो एज ए बिजनेसमैन, उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए होगा, राइट। और कैपिटल मार्केट में कभी भी फ्री नहीं होता, राइट। वो हम वैल्यूएशन में सीखेंगे कि हम डिस्काउंट रेट कैसे निकालते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। सो ये समझिए कि एक कॉस्ट देके आप मार्केट से कैपिटल भी रेज कर सकते हो। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो यार मैं व्हाट्सएप पे सभी के लिए अवेलेबल हूँ और लिंक्डइन पे तो हूँ ही हूँ। ठीक है, सो डोंट थिंक कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये वीडियोस ना देखो, अगर आपका एग्जाम है तो मैं चाहता हूँ कि आप एक्चुअल में ये पीडीएफ भी पढ़ो। रेजिंग फंड्स थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटीज अलाउ इन्वेस्टर टू ट्रांसफर द राइट इन्वेस्ट टू इंटरेस्ट अदर्स विदाउट इम्पैक्टिंग द इशूअर्स, राइट। सिंपल से, अगर आप सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा रेज कर रहे हो, देन यू आर ट्रांसफरिंग योर राइट्स, कि आप किसी दूसरे को हक दे रहे हो अपने assets का ओनरशिप का, राइट। इट्स अ सिंपल थिंग। Securities also provide a mechanism for issuer to raise money for long term while providing an opportunity to the investors to exist। देखिए कभी भी अगर मार्केट में आईपीओ आता है, राइट, जो आईपीओ होता है उसमें आप डील करते हो डायरेक्टली कंपनी से, लेकिन जब आईपीओ लिस्ट होता है मार्केट में, राइट, मोटा मोटा अगर सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, वो भी इसमें आगे आएगा। लेकिन ये समझिए कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ से कुछ पैसे उठा रहा है। लेट्स से कंपनी ने 5,000 करोड़ उठा लिए मार्केट से, राइट। 5,000 करोड़ दे रेज्ड फ्रॉम द मार्केट वाया एन आईपीओ, राइट। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसे उठा रहे हैं, राइट। 5,000 करोड़ इन्होंने बोल दिया कि अगले 7-8 साल तक काम आएगा हमारे, राइट। लेकिन इन्वेस्टर वहीं पे सेकेंडरी मार्केट में दे कैन ट्रेड द शेयर्स, राइट। अगर उन्होंने प्रॉफिट कमाया है दे कैन से कि बॉस हमारा हो गया, हम निकल जाएंगे। सो दिस इज द पॉइंट दैट दे हैव एक्सप्लेन्ड हियर। द एफिकेसी ऑफ सिक्योरिटीज इन अलाउइंग मूवमेंट ऑफ कैपिटल इज अचीव्ड थ्रू एन एफिशिएंट सिक्योरिटीज मार्केट। देखिए कभी भी अगर आप चाहते हो कि जो पूरा इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स है, वो ढंग से चले, देयर मस्ट बी एन एफिशिएंट सिक्योरिटीज मार्केट दैट अलाउज इन्वेस्टर्स एंड सेलर्स टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, की एक एफिशिएंट मार्केट का होना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटीज मार्केट ब्रिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड दस क्रिएट्स लिक्विडिटी, राइट। यहाँ पे फीचर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट है कि मोटा मोटा आपका मार्केट एफिशिएंट होना चाहिए, राइट। उसमें पार्टिसिपेंट होने चाहिए, राइट। मोटा मोटा उसमें पार्टिसिपेंट नहीं होगे तो कौन खरीदेगा बिकेगा। एफिशिएंट नहीं होगा तो लिक्विडिटी खराब हो जाएगी, आपका ढंग के प्राइस पे नहीं बिकेगा, राइट। दीज मार्केट्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज विद आइडल सरप्लस, जैसा मैंने ऊपर बताया था आपको, आइडल सरप्लस होने चाहिए, टू अदर्स, की आइडल सरप्लस लॉस से हमारे पास कुछ आना है जिनको नीड है, दे हैव अ प्रोडक्टिव नीड फॉर देम। सो देखिए यहाँ पे सेवर्स हैं और यहाँ पे आपके इशूअर्स हैं। सो सेवर से पैसा इशूअर पे जाता है और इशूअर उनको रिटर्न देता है बदले में। सो दिस इज द साइकिल दैट गोज ऑन। टू स्टेट फॉर्मली सिक्योरिटी मार्केट प्रोवाइड चैनल फॉर कन्वर्शन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। सो मोटा मोटा यहाँ पे बहुत ही बेसिक है। थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट अ ब्रॉडर यूनिवर्स ऑफ सेवर्स विद सरप्लस टू इन्वेस्ट इन अवेलेबल to the issuers of securities and a user universe of wider option is available to saver to invest their money। so मोटा मोटा यहाँ पे एक, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो बहुत ईजी है कि फीचर्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट उन्होंने बताए हैं। ब्रॉडली स्टेटिंग, अगर हम मोटा मोटा बोल दें फाइनेंशियल मार्केट की क्या क्या कंसिस्ट होता है फाइनेंशियल मार्केट में, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ फंड, जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, राइट। उनके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, आपके और मेरे बिना, जिनके पास सरप्लस फंड्स है उनके बिना कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। बोरोवर्स, फिर आते हैं हमारे बोरोवर्स जो एक्चुअली में फंड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। इंटरमीडियरीज, राइट, बीच के लोग जो होते हैं, बैंक हो गया, और क्या हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज, और आपका एएमसीज हो गई। ये सारे हमारे इंटरमीडिएट हैं, ये सारे बीच के बीच होते हैं जो मार्केट को चलाने में हेल्प करते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई, पीएफआरडीए और सेबी, जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, ठीक है। सो यहाँ पे ये पूरा चार्ट देखिए। सबसे पहले सरप्लस इनकम यूनिट, जिनके पास सरप्लस इनकम है वो कौन कौन है, हाउस होल्ड है, बिजनेस इनकम है, बिजनेस फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है, फॉरेनर्स है, राइट। गवर्नमेंट भी मार्केट में इन्वेस्ट करती है वाया बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। और वो
पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिकली ट्रेडेड। इनके पास फंड्स है, फंड्स ट्रांसफर हुए कि इनके पास फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स पे, राइट, क्योंकि आप डायरेक्टली जाके खरीद नहीं सकते कंपनी से, आपको किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ऑर्डर दिलाना पड़ता है। फिर इनडायरेक्ट मार्केट्स, ये फंड जाते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स में, राइट, फाइनेंशियल मार्केट में गए, और ये लोग डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में विदाउट द यूज ऑफ एन इंटरमीडियरी, राइट। फिर ये फंड जाते हैं आपके डेफिसिट इनकम यूनिट्स पे, जो इनका यूज करेंगे, यूजर ऑफ फंड्स, राइट। सो एट द एंड ऑफ द, इनके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि ये कैसे फंड यूज करते हैं, राइट। ये चार्ट बहुत ही सिंपल है, इसको पढ़ना और समझना। हम्म। और यहाँ पे देखिए, जो टर्म ऑफ सिक्योरिटी है वो किस किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, क्या क्या होती हैं, शेयर, स्क्रिप्ट, बॉन्ड, स्टॉक्स, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज और लाइक नेचर, ठीक है। डेरिवेटिव होता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन, बहुत सारे लोग डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं इवन आफ्टर कंसिडर taking on so many losses. Units or any other instrument issued by any collective investment schemes. Basically, these are mutual funds, right? Securities is defined as a clause ZG of section 2 of securitization reconstruction. So ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, म्यूचुअल फंड स्कीम, राइट। ये भी है आपका यूनिट्स और पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, हेज फंड के हो सकते हैं ये, नेट एसेट वैल्यू वगैरह। Any certificate or instrument issued to an investor by an issuer being a special purpose distinct entity. So basically ये mortgage backed securities है। MBS को मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए आपकी, राइट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई भी डिक्लेयर करके ये सिक्योरिटी है। राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक गुड रिसीप्ट, राइट। सो बेसिकली ये इनटेंजिबल फॉर्म ऑफ गोल्ड है, सो इनको भी हम सिक्योरिटीज में ही कंसीडर करते हैं, राइट। इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट्स हैव वाइड चॉइस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू चूज फ्रॉम डिफरेंट। सो बेसिकली यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और हर एक चीज़ को भी यहाँ पे इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगर ये मैं पूरा चैप्टर को समराइज करूँ, यहाँ पे मोटा मोटा आपको हर एक चीज़ की डेफिनेशन ही मिलेगी और कुछ नहीं। सो जल्दी जल्दी सबकी डेफिनेशन पूरा करते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस चैप्टर पे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, हर किसी को ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। चलो चलो भाई, चलो बढ़िया। प्रोडक्ट डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इक्विटी शेयर कौन इशू करता है इनको, कंपनीज कंपनीज करती हैं, राइट, इशूड बाय कंपनीज और इशूअर्स। कौन कौन इसमें इन्वेस्ट करता है, इंस्टीट्यूशनल है और इंडिविजुअल है। इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, ये हेज फंड्स होते हैं, राइट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं लाइक पेंशन फंड एक्सेट्रा। इंडिविजुअल कौन होते हैं, HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनके पास बहुत सारा पैसा है, सेलिब्रिटीज वगैरह हो गए, एंड कॉमन पीपल लाइक UNI जिनके पास लिमिटेड इनकम है और अपनी वो जॉब वगैरह से इन्वेस्टिंग करते हैं। मीडियम, डायरेक्ट इशुएंस बाय कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, कि अगर आपने IPO पे खरीद लगाया है तो वो डायरेक्ट इशुएंस हो गई, और अगर आपने एक्सचेंज से खरीदा, NSE या BSE से खरीदा है तो वो सेकेंडरी मार्केट हो गया, राइट। रेगुलेट को कौन करता है, सेबी, रेगुलेट अंडर द कंपनीज एक्ट। जो सेबी है वो इक्विटी मार्केट को कंपनीज एक्ट के अंदर से रेगुलेट करती है। क्या चीज़ है ये, डेफिनेशन देखिए, फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ बिजनेस वेंचर, कि आप जब आप इक्विटी शेयर खरीद रहे हो देन ऑब्वियसली यू आर बाइंग अ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ बिजनेस। सो मोटा मोटा आई होप ये आपको क्लियर हुआ। डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह हो गए, राइट, डिवेंचर बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट, स्पेशल पर्पस व्हीकल। सो इतने सारे लोग इसको इशू कर सकते हैं। कौन इसमें इन्वेस्ट करता है, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, इंडिविजुअल का जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। कहाँ से करते हैं, मीडियम क्या है, व्हाट इज द मीडियम, व्हाट इज द मीडियम थ्रू विच दे इन्वेस्ट। डायरेक्ट इशुएंस भी हो सकता है, और स्टॉक एक्सचेंज से, कि अगर बॉन्ड्स लिस्टेड है किसी कंपनी के, क्योंकि ज्यादातर जो बॉन्ड्स होते हैं वो अनलिस्टेड होते हैं, अगर बॉन्ड्स लिस्टेड है देन यू कैन बाय फ्रॉम द एक्सचेंजेस एज वेल। RBI और सेबी रेगुलेट करती है। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर्स आर ईदर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड बैक्ड बाय कोलैटरल सपोर्ट। जो अनसिक्योर्ड है उनके पीछे कोई एसेट नहीं है, देयर इज नो एसेट बिहाइंड देम, राइट। जो सिक्योर्ड है देयर इज एन एसेट बैकिंग द लोन, राइट। जो सिक्योर्ड होता है उसका यील्ड यूजुअली कम होता है क्योंकि वो सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड का यील्ड हाई होता है क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है, राइट। चलो नीचे चलते हैं। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर की फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पे। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप भी उतना ही एफर्ट डालोगे जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ। मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आपको ऑलरेडी ये बेसिक टर्म्स आती हैं, राइट।
पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की एक पार्ट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का इक्विटी में कन्वर्ट होगा और दूसरा पार्ट आपका डेट में ही रहेगा, राइट। दीज आर हाइब्रिड सिक्योरिटीज, हाइब्रिड सिक्योरिटीज। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स कभी कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी शेयर्स में, दे विल ऑलवेज रिमेन डेट ओनली, दीज आर ओनली डेट सिक्योरिटीज, देयर इज नो पोटेंशियल अपसाइड इन देम, राइट। फर्दर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल पेपर्स हो गए। शॉर्ट टर्म डेट्स ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, जो फॉरेन करेंसी में डिनोट किए जाते हैं, कंपनीज कर सकती हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, एसपीवी कर सकती है। स्पेशल पर्पज व्हीकल इसमें इस पार्ट का इतना नहीं है, लेकिन इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। इंस्टीट्यूशन करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं, डायरेक्ट इशुएंस सब में सेम। रेगुलेटर्स इन द रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ इशू, की अगर यूएस में हुए हैं तो एसईसी करेगा, ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं तो ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज कमीशन करेगा, राइट, एईसी, राइट। सो मोटा मोटा बहुत ही हर एक को इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। देखिए अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, डेफिनेशन समझिए। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनी इन अ करेंसी दैट इज डिफरेंट, issued by a company that is currency different from the currency of its home country. Example, Delhi International Airport Limited issued US dollar bonds, right? एक ऐसी कंट्री, मान लीजिए इंडिया ने यूएस डॉलर बॉन्ड इशू करे विच आर डिनोमिनेटेड इन द यूएस डॉलर, की उनकी वैल्यू रुपीज में ना होके यूएस डॉलर में है, सो इसको मैं बोलूंगा फॉरेन करेंसी बॉन्ड, राइट। सो इसको हम बोलेंगे फॉरेन करेंसी बॉन्ड की दीज आर डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी। Companies in the emerging markets may prefer to issue bonds in US dollar or currency of other economically mature company as they carry significant lower interest rate. मान लीजिए अमेरिका में आज इंटरेस्ट रेट 1% है और इंडिया में इंटरेस्ट रेट 5% है। सो एक इंडियन कंपनी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है काफी, वो बोलेंगे कि यार हम 1% पे पैसा उठा लेते हैं यूएस डॉलर बॉन्ड इशू करके रादर की 5% पे, राइट। इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ताकि मैं आपको पॉइंट क्लियर करा सकूं। चलो आगे चलते हैं बॉस। एक्सटर्नल बॉन्ड्स और मसाला बॉन्ड, थोड़ा सुनने में थोड़ा फनी लगेगा लेकिन यस, मसाला बॉन्ड्स डू एग्जिस्ट। मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? लेट मी गिव यू अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। कौन कौन इशू करता है? इन्वेस्टर्स, मीडियम हो गया, रेगुलेटर हो गया। ऑल्सो रेफर टू एज यूरो बॉन्ड्स, बॉन्ड इशूड इन अ करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड। देखिए मान लीजिए इंडियन है, राइट, उन्होंने यूएस में बॉन्ड्स इशू करे, प्लस उन्होंने यूएस करेंसी में ना करके किसी दूसरी करेंसी में बॉन्ड्स इशू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल if a company issues a US dollar denominated bond in Kuwait, it would be referred as euro bond as the currency of bond US dollar different from the currency in which the current it is issued। कि इन्होंने यूएस में कुवैत करेंसी के बॉन्ड्स इशू करे हैं विच इज कॉल्ड यूएस बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, इसको हम मसाला बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इंडियन रुपी आर रेफर्ड एज मसाला बॉन्ड्स, की बाहर की कंपनी ने आके इंडियन रुपी में बॉन्ड्स को डिनोमिनेट करा हुआ है, इशू करे हुए बॉन्ड, इनको हम मसाला बॉन्ड्स बोलते हैं। दीज बॉन्ड्स आर इशूड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट आर डिनोमिनेटेड इंडियन रुपी, कि इंडिया में आके मतलब इंडिया में ना रह के उन्होंने दूसरी कंट्री में बॉन्ड्स इशू करे हुए इंडियन करेंसी में, इसको हम बोलते हैं मसाला बॉन्ड्स। फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर नवंबर 2014 by इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज विच करेंसी रिस्क फॉर इशूअर्स। सो यहाँ पे ये देखिए कि करेंसी रिस्क हमेशा बना रहेगा, करेंसी रिस्क विल ऑलवेज बी देयर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स एंड मसाला बॉन्ड्स, क्योंकि अगर करेंसी में फ्लक्चुएशन आई तो बॉन्ड्स की वैल्यू हिल सकती है, प्लस आपका एक्सचेंज रेट भी बहुत मैटर करेगा। वारंट्स एंड कन्वर्टेबल वारंट्स, देखिए वारंट्स क्या होता है, कौन इशू करता है? कंपनीज इशू करती है, गवर्नमेंट इशू नहीं करती। इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं, मीडियम डायरेक्ट होता है और स्टॉक एक्सचेंज थ्रू होता है, रेगुलेटर से भी। ऑप्शन दैट एंटाइटल एन इन्वेस्टर टू बाय इक्विटी शेयर ऑफ द इश्यूअर कंपनी आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, कि देखिए मान लीजिए टाइम 0 है और टाइम 5 है, ईयर 0 ईयर 5। नाउ आई हैव इशूड एन वारंट, राइट, कि कंपनी ए कैन बाय 100 shares of my company at ₹100। सो ये वारंट इनको राइट दे रहा है कि अब इस पूरे 5 साल के पीरियड में कभी भी तुम 100 रुपए का शेयर खरीद सकते हो, मेरे शेयर 100 रुपए में खरीद सकते हो, 100 शेयर, राइट।
नंबर ऊपर नीचे हो सके, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यू कैन बाय द शेयर्स एट अ पर्टिकुलर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राइट, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, राइट। मैंने बोला 100 रुपये खरीद सकते हो सकता है मार्केट प्राइस 100 से ऊपर हो या 100 से कम हो, लेकिन जो वारंट है आपको अलाउ कर रहा है, इट इज गिविंग यू अ राइट टू बाय माई शेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि आप कभी भी ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट। दिस इज कॉल्ड वारंट। इंडिसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत बेसिक है। इंडिसेस मोटा मोटा आपका बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है, बास्केट ऑफ स्टॉक्स that serves as the benchmark, that serves as the benchmark for stock market performance, market परफॉर्मेंस की मार्केट परफॉर्म कैसा कर रहे हैं हम वो कैसे जानेंगे। हो सकता है ऑन एनी गिवन डे कि अगर कोई भी मार्केट में इंडेक्स नहीं होता, हमें पता ही नहीं लगता कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। सो वी व्हाट वी डिड वाज, हमने स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स बना दिया। अ मार्केट इंडेक्स ट्रैक्स द मार्केट मूवमेंट बाय यूजिंग द प्राइसेस ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स चूजन एज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सो बेसिकली एक सैंपल क्रिएट करा है हमने इंडिया की टॉप कंपनीज पिक करके। निफ्टी 50 का हमने टॉप 50 कंपनीज पिक करी, सेंसेक्स के लिए हमने टॉप 30 कंपनीज पिक करी, राइट। अब इन 30 कंपनी जो प्राइस मूवमेंट है ऑन एन एग्रीगेट हमें ये बताती है कि ऑन एनी गिवन डे व्हाट एंड हाउ द मार्केट इज परफॉर्मिंग, वेदर द मार्केट इज परफॉर्मिंग बैडली और वेदर द मार्केट इज परफॉर्मिंग इन अ गुड मैनर। सो बेसिकली इट्स एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री। सी अगर देखिए बहुत सिंपल है, कभी भी इकोनॉमिक टाइम्स उठाओ आप और उसमें मार्केट मूवमेंट देखना कि निफ्टी किस प्राइस पे क्लोज हुआ है, सेंसेक्स किस प्राइस पे क्लोज हुआ है, कितना पॉइंट का घाटा हुआ है, कितना पॉइंट का गेन हुआ है। सो इट शोज अस कि भाई मार्केट कैसा परफॉर्म करे ओवरऑल। हो सकता है किसी भी ईयर में HDFC बैंक ने अच्छा रिटर्न दिया हो, लेकिन पूरा ओवरऑल मार्केट आपका गिरा हुआ हो, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है करंटली। तो मोस्ट लीडिंग इंडेक्सेस आर वेट बाय मार्केट कैप टू टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट मोर द नंबर ऑफ शेयर इशूड ग्रेटर द नंबर ऑफ पोर्टफोलियो इन व्हिच दे मे बी हेल्ड। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उस पर वेट कर सकते हैं कि जितना मार्केट कैप जिसका कंपनी का बढ़ा उतना उसमें हमने इंडेक्स में परसेंटेज डाल रखी है। मान लीजिए HDFC बैंक का आज जो मार्केट कैप है वो 12 लाख करोड़ का है और पूरा जो इंडेक्स है वो आपका 20 लाख करोड़ का है। सो मोटा मोटा मोर देन 50% आपके वेट जो होगा वो HDFC बैंक में रहेगा और बाकी के स्टॉक्स अपने इक्वल वेटिंग के हिसाब से रहेंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, स्टॉक्स इंक्लूडेड इन इंडेक्स आर क्वाइट लिक्विड। सो बेसिकली यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन दे रखी है, इसको जरूर पढ़ना। लेकिन मैंने आपको सोल एंड सब्सटेंस बता दिया। कौन कौन से इंडेक्स वाइडली ट्रेड होते हैं, निफ्टी 50, S&P, MSCI, SX40, S&P बी एस, ठीक है। मोटा मोटा यहाँ पे वही है जो मैंने ऊपर बताया। मेक श्योर टू रीड दिस, रीड तो देखिए पूरा ही करना है। कोई भी चीज वो एक्सक्यूज देखिए ये मत करना कि ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, ठीक है। टाइम टू टाइम से मॉडिफाई करते हैं, बहुत बेसिक है, राइट। कॉमन इंडेक्सेस निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 500, S&P भी है, S&P 100, S&P 500। मोटा मोटा ये कुछ हमारे कंट्री के मोटे मोटे सबसे बड़े इंडेक्स हैं। दीज आर द परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, राइट। हम बोलते हुए सुनते हैं ना कि उस फंड मैनेजर ने मार्केट बीट नहीं करा, तो वो यही बोलते हैं इनकी परफॉर्मेंस का हमने बेंचमार्क बना रखा है। सेक्टर इंडेक्सेस भी है बैंकिंग के, बैंक निफ्टी है, बैंक एक्स है, IT निफ्टी है, निफ्टी IT है, निफ्टी FMCG है, बहुत सारे और भी हैं यहाँ पे, जिससे हमें ये बता सकते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म करा ऑन एनी गिवन डे, राइट। मेजर यूजेस की क्या क्या यूज होते हैं, कंपैरिजन रिटर्न, दोबारा मैंने बोला कि भाई बेंचमार्क है, कंपेयर कर सकते हो अपना रिटर्न, अपने पोर्टफोलियो रिटर्न कंपेयर करो निफ्टी से, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। बाकी की एसेट क्लास से कंपेयर करो, एक्टिव इक्विटी फंड पोर्टफोलियो कंपेयर करो। मैंने ऊपर बता दिया कि पूरी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस गेज करता है। रियल टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स की अगर निफ्टी 50% गिर चुका है तो समझ जाओ इंडिया में कुछ भसड़ मच रही है, राइट। निफ्टी कोविड-19 के पीरियड में द निफ्टी क्रैश्ड मोर देन 50% इन जस्ट अ फ्यू डेज। सो यही है कि पूरा मोटा मोटा जो हम इंडेक्स की मूवमेंट है वो हमें ये बता सकती है कि भाई किसी भी कंट्री में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो इस चीज को समझो कि आप निफ्टी को देख के ये बता सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। अंडरलाइंग फॉर इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट को एक्सप्लेन करा हुआ है, बहुत सिंपल है। कौन इशू करता है इसको, म्यूचुअल फंड इशू करते हैं। हर कोई कर सकता है इन्वेस्ट, डायरेक्ट कर सकते हैं,
स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, और सेबी इनको रेगुलेट करती है। इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट पूल टुगेदर द मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर्स विच द फंड इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज। देखिए सबने, मान लीजिए ये पूरा पूल है, इन्होंने बोला इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी, इन्वेस्टर डी, ई, एफ। अब ये सारे जो 6 इन्वेस्टर हैं, दे आर नॉट एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ये बनना चाहते हैं एक्सपर्ट, राइट? दीज आर नॉर्मल जॉब गोइंग पीपल। नाउ हियर कम्स द फंड मैनेजर, हियर कम्स द एएमसी। एएमसी ने बोला कि लेट्स पूल फंड्स, राइट? इन्होंने सबसे पैसा लिया, इनसे पैसा लिया, इनसे पैसा लिया, इनसे पैसा लिया, राइट? बोला हमारे पास ये फंड मैनेजर है, ही इज एन एक्सपर्ट, इन्होंने फाइनेंस की बहुत पढ़ाई करी है और इनको बहुत साल का एक्सपीरियंस भी है, ही इज अ फंड मैनेजर, ही विल मैनेज योर मनी फॉर अ स्मॉल सम ऑफ फॉर अ स्मॉल फी ऑफ 0.1% ऑफ द टोटल एसेट्स। कि अगर आप हमें 10,000 रुपये दे रहे हो, उसमें से हम पर साल सिर्फ 1% लेंगे, राइट? मोटा मोटा हम उसमें से केवल 100 रुपये फीस लेंगे और बदले में हम आपके पैसे मैनेज कर देंगे, राइट? ये है आपका म्यूचुअल फंड ऑन अ बेसिक लेवल, राइट? Each investor share represents the unit issued by the fund. Value of units called the net asset value changes continuously. Net asset value क्या होती है? मान लीजिए म्यूचुअल फंड का एक शेयर आपका नेट एसेट वैल्यू कहलाता है। आगे हम देखेंगे कि वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी मैं बेसिक समझा दूं आपको, क्योंकि दीज आर द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। देखिए दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं आपके, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्या होते हैं? ये चलते ही रहते हैं, दे कीप ऑन गोइंग, कभी भी पैसे निकाल सकते हो आप, राइट? और कभी भी अपने पैसे डाल सकते हो। क्लोज एंडेड, दे हैव अ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी होती है, अगर आपने पैसे डाल दिए एक बार, तो आप उसको मेच्योरिटी से पहले नहीं निकाल सकते हैं। यू कैन नॉट विदड्रॉ द सम्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेन एवर यू वांट इट। सो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, एन ओपन एंडेड फंड स्कीम ऑफर द इन्वेस्टर्स an option to buy unit from the fund at any point and sell the units back to the fund at any time. These schemes do not have any fixed maturity period. दोबारा मैंने बोला, और जो क्लोज एंडेड है वो आपका एक मेच्योरिटी पीरियड होता है। एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ्स आपके बहुत इशू आजकल बहुत चलने वाले, लेकिन अभी भी इंडिया में पैसिव मार्केट में डेवलप नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू द एक्टिव मार्केट। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी में, मतलब इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक्सचेंज ट्रेड फंड कौन इशू करता है? म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टर्स कौन है? मीडियम रेगुलेटर सेबी। वन सेकंड, जितना भी कैपिटल मार्केट का सामान है वो सेबी ही रेगुलेट करती है, राइट? क्योंकि पूरा कैपिटल मार्केट सेबी के ऊपर है, इसलिए मार्केट काफी ज्यादा एफिशिएंट भी लगता है। इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट इन्वेस्ट फंड पूल बाय इन्वेस्टर टू ट्रैक देन इंडेक्स, की बेसिकली एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना करके दे डू नॉट एक्टिवली मैनेज मनी। कि भाई मेरे को अपना दिमाग नहीं लगाना, हमने पैसे पूल करे, राइट? और हमने उसको एक इंडेक्स फंड में डाल दिया। इंडेक्स फंड इज समथिंग विच ट्रैक्स एन इंडेक्स, की मोटा मोटा निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा है वो, ठीक है? दे डू नॉट एक्टिवली मैनेज द फंड्स, सो दीज आर ईटीएफ्स। Similar to an index fund in the same sense that it is a portfolio reflects the index it tracks. But unlike an index fund, units of ETFs are listed on the stock exchange, right? These are listed on the stock exchange. The stock exchange, right? मोटा मोटा ये you can buy them at any point in time, right? इंडेक्स फंड आपको जो है, आपको इंडेक्स फंड कभी भी आपको लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज नहीं मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, सो ये पूरा पॉइंट आपको पढ़ना है। सो मेक श्योर कि आप ये पूरा पॉइंट पढ़ें। हाइब्रिड एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। प्रेफरेंस शेयर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, प्रेफरेंस शेयर, यू आर गिवन प्रेफरेंस, you are given preference over others। ये others कौन है? ये है हमारे कॉमन शेयर होल्डर्स। As their name indicates, are a special kind of equity share which have preference over common or ordinary equity share at the time of dividend and the time of repayment of capital and the time and in the event of winding up the company। देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा डिविडेंड जरूर मिलेगा, और इन द टाइम ऑफ लिक्विडेशन they will come first to get their payment, first to get their payment।
as opposed to the equity shareholders who come last, right? They have some features of equity and some features of debt instrument. Debt instrument इसलिए आपका फिक्स्ड इनकम का पार्ट है, राइट? फिक्स्ड इनकम मिलती है आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और इक्विटी को क्योंकि आपको अगर कंपनी डूबती है आपको पैसा मिल जाएगा, यू विल गेट योर मनी बैक। असेंबली प्रिवेंशन, तो ये मैंने पूरा समझा दिया है, मेक श्योर टू रीड दिस। प्री डिटरमिन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वंस अगेन मैंने बताया आपको, डिविडेंड पेबल फॉर एनुअल पेड ऑन कॉमन इक्विटी। सो सबसे पहले इनको कॉमन इक्विटी से पहले भी डिविडेंड मिल जाता है। फर्दर इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, सो सेम पॉइंट रिपीट हुआ है, राइट? वंस अगेन ये लोग बेसिक कोई बार रिपीट कर रहे हैं फॉर द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। या कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स, ये ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट? फुल्ली कन्वर्टेबल होता है आपका, कि पूरा इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। किस बेसिस पे होगा, किस फॉर्म में होगा, वो बॉन्ड इंडेंचर में लिखा होता है, वो इसका पार्ट नहीं है। पार्टली कन्वर्टेबल हो सकता है, आपने 1000 रुपए के बॉन्ड इश्यू करे हो, उसमें से केवल 50% आपका इक्विटी में कन्वर्जन का ऑप्शन हो, राइट? कि 500 रुपए के बॉन्ड्स इक्विटी प्राइस में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें हम ये बोलेंगे कि जो बॉन्ड्स है वो पार्शियली कन्वर्टेबल है। ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, राइट? एट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, कि अगर डिबेंचर होल्डर्स बोलेंगे तो आप कर सकते हो, वरना नहीं होंगे। इट्स अप टू देम वेदर टू कन्वर्ट इट और नॉट, ठीक है? ये काफी सारी डिटेल्स दे रखी है जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, राइट? किस डेट पे होगा, रेशियो ऑफ कन्वर्जन किस प्राइस पे होगा, और किस प्रोपोर्शन में कितना डिबेंचर कन्वर्ट होगा आपका मोटा मोटा इक्विटी में। चलो, द एडवांटेज टू द इश्यूअर ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर लाइज इन द फैक्ट कि क्यों मिलता है दैट कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजुअली हैव लोअर कूपन रेट। लोअर कूपन रेट क्यों है? क्योंकि उनके पास एक अपसाइड पोटेंशियल आ जाता है डेट होल्डर्स के पास, कि वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि भाई तुम इक्विटी में कन्वर्ट कर तो रहे हो, इतना रिटर्न क्यों मांग रहे हो? सो वी विल कीप द यील्ड्स लो, क्योंकि दे हैव एन अपसाइड पोटेंशियल टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू इक्विटी। बॉन्ड्स को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट कि उनको भी ये रहे कि हाँ बॉस चलो हमें थोड़ा लो यील्ड मिल रहा है, लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करा हम उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? टू रीपे द डेट इन्वेस्टमेंट एडवांटेज ऑफ इक्विटी एंड डेट फीचर। सो वंस अगेन ये उसी को रिपीट करा हुआ है पॉइंट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इसमें ध्यान देना। डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये, शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी, की फॉरेन कंपनी का शेयर हमारी उस पर लिस्टेड है, और उसको किस फॉर्म में करा है हमने? डिपॉजिटरी रिसीट्स में, कि हमने डायरेक्टली इशू शेयर इशू ना करके एक रिसीट के फॉर्म में हमने इसको इशू करा हुआ है। लोकल करेंसी में डिनोमिनेटेड होते हैं। देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है उसका। अ कंपनी और इन्वेस्टर डिलीवर्स अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स टू अ बैंक, एक किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक में उन्होंने जाके, यहाँ पे जो बैंक की बात हो रही है वो कमर्शियल बैंक नहीं है आपका, वो आपका इन्वेस्टमेंट बैंक है जो सिक्योरिटी से डील करते हैं। प्लेसेस द सिक्योरिटीज इन द कस्टोडियन अकाउंट, कस्टोडियन अकाउंट जो सिक्योरिटी से कस्टडी रखता है, वेयर द कंपनी इज डोमिसाइल्ड, ठीक है? बैंक देन इशूज अ सर्टिफिकेट अगेंस्ट सच शेयर्स जो द इशूअर इन द ओवरसीज मार्केट, कि उन्होंने सिक्योरिटीज लेके बैंक पे जमा कराई, और बैंकर ने उनके बिहाफ पे, उन सिक्योरिटीज के बिहाफ पे जो एक सर्टिफिकेट इशू करा, जिनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसीट, राइट? इंडियन डिपॉजिटरीज है, ग्लोबल डिपॉजिटरी है एंड अमेरिकन डिपॉजिटरीज है। चलिए आगे समझते हैं। हम्म If the issuing company is the one that delivers securities and initiates the process, it is referred as sponsor receiving they can receive next ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Unsponsored इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। DRs में feature two-way fungibility subject to regulatory provision of the countries involved. These means that share can be in local market or deployed to foreign market. So देखिए ये तीनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आने वाले।
इंडियन कंपनीज आर परमिटेड टू रेज फॉरेन करेंसी रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर टू डिपॉजिटरी रिसीट्स। देखिए अगर किसी भी इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी में इश्यू कराना है शेयर, तो वो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर जल्दी से करना है वो डिपॉजिटरी रिसीट्स को यूज करके कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इशूड एंड ट्रेडेड इन यूएसए दैट आर इशूड बाय नॉन यूएस कंपनी, की अमेरिकन तो मतलब अमेरिका में इशू हुए हैं। किसने इशू करे हैं? एक नॉन यूएस कंपनी ने। एक नॉन यूएस कंपनी ने, लेट्स से ब्राजील ने, इंडिया ने यूएस में एडीआर इशू करे हैं, राइट। कौन कौन सी कंपनी ने कर रखे हैं? इन्फोसिस के हैं, विप्रो के हैं, आईसीआईसीआई के हैं, एचडीएफसी बैंक के हैं, राइट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं? डी आर इशूड बाय ट्रेड इंडियन मार्केट बाय नॉन इंडियन कंपनी, राइट। इंडिया में ट्रेडेड है, इंडिया में लिस्टेड है, लेकिन इंडिया की कंपनी ने नहीं करे, बाहरी कंपनी ने करे। हांगकांग डिपॉजिटरी रिसीट्स है, राइट, सेम है। हांगकांग में लिस्टेड है लेकिन किसी नॉन हांगकांग कंपनी ने करे हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी दीज आर रिसीव्ड आर अलाउड टू बी ट्रेडेड इन मोर देन वन कंट्री, कि इंडिया ने अमेरिका में भी करा है और यूरोप में भी करा है, इसको हम बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, राइट। चलो, और मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा एक बार खुद से पढ़ें, राइट। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड सिंपल से ये बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जो फॉरेन करेंसी में डिनोट किए जाते हैं और दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी, राइट। पढ़ते हैं एक बार। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, ठीक है, जैसा मैंने समझाया था आपको। कन्वर्टेबल डेट इशूड बाय कंपनी इंटरनेशनल मार्केट, कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में एक कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करा है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कौन रेगुलेट करता है इनको? देखिए, सो ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो पूछना मुझसे। दीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी का यहाँ पे आ जाता है। इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स, फ्लोटिंग रेट डेट इंस्ट्रूमेंट विच बेस्ड ऑन द रिटर्न्स ऑफ अंडरलाइंग इक्विटी इंडेक्स। देखिए, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो लिंक्ड है इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस पे। इक्विटी लिंक्ड, लिंक्ड है इक्विटी से डिबेंचर्स का रिटर्न, कि डिबेंचर्स का रिटर्न जो है वो इक्विटी से लिंक्ड है। कि देखिए, मैं आपको डेट इशू कर रहा हूँ, राइट, कि मैंने आपको डेट पेपर बेचा, अपना आपने मेरे साथ इन्वेस्ट किया, आपने पूछा इंटरेस्ट रेट कितना है सर, मैंने बोला इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं है, लेकिन अगर इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है तो आपका इंटरेस्ट भी ऊपर जाएगा, इक्विटी मार्केट नीचे जाता है आपका इंटरेस्ट भी नीचे जाएगा। सो इट इज लिंक्ड, डायरेक्टली लिंक्ड विद द इक्विटी मार्केट। सो वी कैन से कि yield of such debt instruments are directly proportional to the performance of the equity index, राइट। मोटा मोटा आप इसको पढ़िएगा, मैं हर एक चीज को नहीं पढ़ने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। सो मेरा जो मकसद है, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, राइट। चलिए, कमोडिटी लिंक्ड डिबेंचर्स, वंस अगेन ये वो डिबेंचर जिनका रिटर्न कमोडिटी से लिंक्ड है, राइट। थोड़ा सा देखते हैं। whose interest is based on the returns of the underlying commodity asset, गोल्ड हो सकता है, आपका हार्ड कमोडिटीज हो सकती हैं, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट, these are debt instrument issued by institution against the receivable on cash flows from the financial such as home loans, auto loans, rent receivable, credit receivables and others। देखिए, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, है ना। क्रेडिट कार्ड लोन है, आपका होम लोन है, कार लोन है। सो ये लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी, मान लीजिए हर एक इन्वेस्टर 1 लाख लोग हैं, राइट। 1 लाख लोगों ने लोन लिया है, 1 लाख। दिस इमेज डिनोट्स 1 लाख इन्वेस्टर, सो टोटल इन्वेस्टर 3 लाख, राइट। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं? इन सबके लोन्स को पूल कर देते हैं एक जगह, कि इन्होंने एक सिंगल पूल ऑफ एसेट बना दिया कि ये सारे लोन सिक्योरिटीज हैं, राइट, मोटा मोटा लोन सिक्योरिटीज है। इसके बेस पे हमने एक मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी बनाई जो हमने बाकी इन्वेस्टर्स को बेच दी, कि यहाँ से पैसा लेंगे, इन लोगों से पैसा लिया,
राइट, क्योंकि हर कोई अपना मॉर्गेज तो पे करेगा ही, और थोड़ा सा फीस हमने इसमें से रख लिया और बाकी इनको दे दिया। राइट, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा लेकिन उन्होंने करा कुछ नहीं है, सबके लोन लेके एक पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट करा है, जिनके बेस पे इन्होंने, जिनके ऑन द बैक ऑफ इट इन्होंने लोन सिक्योरिटीज इशू कर दी है बाकियों को। बाकी लोग कौन? पेंशन फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। सो मोटा मोटा ये होता है आपके मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज और एसेट बैक सिक्योरिटीज। राइट, रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये मोटा मोटा आपका रीट हो गया आपका। रीट इज द म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड फॉर रियल एस्टेट। कि आपका अगर एसेट बेस छोटा है, कि मोटा मोटा आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड की जिससे आपको कंसिस्टेंट इनकम भी मिलती रहती है, कि जितना भी रीट ने रेंटल इनकम कमाया वो एज डिविडेंड्स आपको पे कर देते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं आपके? मोटा मोटा ये वो ट्रस्ट होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, पूल मनी फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। राइट, पूरा पूरा मैंने डेफिनेशन आपको क्लियर करवा दिया है। राइट, कमोडिटीज होती हैं। राइट, वंस अगेन कमोडिटीज पे इतना नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल है। बेसिक मटेरियल गुड्स दैट लार्जली होमोजेनियस इन नेचर, दीज गुड्स आर इंटरचेंजेबल। राइट, कमोडिटी डिफरेंट, सो बहुत सिंपल है। हार्ड कमोडिटीज होती है, सॉफ्ट कमोडिटीज होती हैं। हार्ड वो होती है जो नेचुरल रिसोर्स होती हैं, जो धरती से निकाली जाती हैं। सॉफ्ट कमोडिटीज आपकी पल्सेस हो गई, दालें हो गई, आपका चावल वगैरह हो गया, ये सारी सॉफ्ट कमोडिटीज है। राइट, और इनको हम ट्रेड कर सकते हैं थ्रू ईटीएफ्स एंड डेरिवेटिव्स। राइट, प्रीशियस मेटल्स हैं। राइट, मैं हर एक इन सबको एग्जांपल डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी एफर्ट लगाइए। प्रीशियस मेटल्स हो गए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये सब। कमोडिटी ईटीएफ्स हो गए ऑयल, क्रूड ऑयल सेम ही है। राइट, आपका और क्या हो सकता है? गोल्ड, मैनेज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। चलिए ये समझते हैं। देखिए फ्यूचर्स क्या होता है, आप अपना रिस्क को कम करने के लिए ना किसी से डील में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि भाई आफ्टर अ पीरियड ऑफ इयर्स आई विल बाय यू, आई विल बाय XYZ फ्रॉम यू एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। कि आप पहले से ही डिटरमाइन कर लो कि इस प्राइस से मैं इतने टाइम के बाद ये चीज खरीदूंगा, जिससे क्या होगा कि अगर प्राइस फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उससे आप बच सकते हो सकता है प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाए, जिससे क्या होगा कि आपने जो प्राइस अपना पहले ही लॉक इन कर रखा था, यू वुड हैव पेड हायर प्राइस अगर आपने मार्केट प्राइस से परचेज करा आज से कुछ साल बाद, बट लेकिन आपने प्राइस लॉक किया हुआ था, सो इट सेव्ड यू फ्रॉम पेइंग मोर। सो बेसिकली यही है आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन एसेट एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। कि आज से 5 साल बाद आई विल बाय गोल्ड, पार्टी ए, पार्टी बी। राइट, मैंने बोला गोल्ड में खरीदूंगा 50,000 पर ग्राम पे। राइट, मैंने प्राइस लॉकिंग कर लिया 50K पर ग्राम पे। हो सकता है आगे चल के 65 हो जाए, 65 ना पे करके मैं 50 पे करूंगा। राइट, और जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट हो गया। बहुत सिंप्लीफाइड है लेकिन मोटा मोटा एसेंस यही है। सो दीज आर कॉल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। वेयर हाउस रिसीप्ट हो गई आपकी, ओनरशिप ऑफ गुड्स दैट आर स्टोर्ड इन वेयर हाउस। की अगर आपके पास वेयर हाउस में गुड्स है और उसके ऊपर आपने रिसीट बनवाई है, आपको पास प्रूफ है कि आपके पास भाई उस वेयर हाउस में एसेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, कि सिक्योरिटी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है मोटा मोटा, आगे चलते हैं चलिए। प्राइमरी मार्केट आपका, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आपका आईपीओ मार्केट होता है, ये इसको हम आईपीओ मार्केट भी बोलते हैं, एफपीओ मार्केट भी बोलते हैं। कि यहाँ पे आईपीओ आते हैं, कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर से कैपिटल रेज करती है। राइट, सेकेंडरी मार्केट आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है, यहाँ पे जितनी भी आफ्टर सेल होती है सिक्योरिटीज की, ये आपस में ट्रेड होती है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो कंपनी से डील करेगा, इन्वेस्टर विल डील विद द कंपनी। की अलॉटमेंट मिलती है नहीं मिलती, किसी को नहीं मिली भाई मेरे जोन में तो आज तक, विद द कंपनी। इन्वेस्टर ट्रेड अमंग देमसेल्व्स, दे ट्रेड अमंग देमसेल्व्स, आपस में ट्रेडिंग करते हैं सेकेंडरी मार्केट में। राइट, प्राइमरी मार्केट क्रिएट्स फाइनेंशियल एसेट्स, सेकेंडरी मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रेडिंग एंड इट प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल मार्केट। तो मोटा मोटा ये बहुत सिंपल है।
वेस्ट इशू सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट में किस तरीके से सिक्योरिटीज आप इशू कर सकते हो एज एन इशूअर, पब्लिक इशू, सबको बुलाया आपने, राइट, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। आईपीओ हो गया, राइट, सिंपल सा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, पहली बार कंपनी अपनी सिक्योरिटीज लेके मार्केट में जा रही है, राइट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं इसको। पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखा है, क्या क्या नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स होती है, सेबी के रेगुलेशन क्या होते हैं। ये खुद चैप्टर का डिटेल में नहीं गया तो मैं भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। राइट, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, मान लीजिए मैंने आईपीओ किया, लेकिन आईपीओ के कुछ महीने बाद मुझे पता लगा कि भाई पैसे तो कम बढ़ गए। सो आईपीओ के बाद अगर मैं दोबारा बोलूँ पब्लिक को कि सर मेरे मैं दोबारा नए शेयर इशू कर रहा हूँ, उसको बोलेंगे एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। व्हेन अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी which has already issued shares goes on for another fundraising via public market is called an FPO. So definition थोड़ी सी confusion लगेगी, लेकिन इसको जब आप पढ़ोगे तो चलेगा। When a company wants additional capital, मैंने समझा कि additional capital चाहिए for growth or desire to redo its capital structure by retiring debt, it raises equity capital through a fresh issue of capital on a FPO, right? Private placement, प्राइवेट में बुला के प्लेस किए सिक्योरिटीज, जो जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ऐसी ऐसी डील्स मिलती है जो आप और मैं सोच नहीं सकते, सो इनको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, राइट, अभी सुजलॉन एनर्जी ने किया है, वन सेकेंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सर्टेन आइडेंटिफाइड कैटेगरी इन्वेस्टर नोन एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, आपके एच एन आईज हो गए, यू एच एन आईज हो गए, हेज फंड मैनेजर्स हो गए, ये इनको अलग से बुला के क्वालिफाइड, दे आर क्वालिफाइड बिकॉज उनके पास नेटवर्थ इतनी है कि दे आर इंस्टीट्यूशनल एंड दे हैव द क्वालिफाइड टैग ऑफ अ क्वालिफाइड इन्वेस्टर। सो मोटा मोटा ये समझिए कि ये बड़े लोगों को अलग से पैसे मिलते हैं, अलग से डील्स मिलती हैं। ठीक है, आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई अगर आप देख रहे हो तो, और अभी तक रुके हो तो अपने आप को भी थोड़ी शाबाशी दो कि आप एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो लोग नहीं कर रहे, और आप कोचिंग भी ले रहे हो, राइट। प्रेफरेंशियल इश्यूज, ये भी बहुत ही सेम है, कोई इतना दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है इसमें। वंस अगेन, आपने प्रेफर्ड इन्वेस्टर्स को इशू किए सिक्योरिटीज, क्यों, क्योंकि उनसे ज्यादा कैपिटल की उम्मीद है, और दूसरा कंपनीज क्यों करती है ऐसा, क्यू आई पी क्यों करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों करना है, और प्रेफरेंशियल इशू क्यों करना है, लेस रेगुलेशंस, लेस रेगुलेशंस है आपके, लोअर कॉस्ट है, राइट, सिंपल सा फंडा है, मीटिंग अरेंज करो, पैसे लो, शेयर इशू करो। आईपीओ में कितना झमेला है, इन्वेस्टमेंट बैंकर को फीस देनी है, सारा कंप्लायंस करना है, मार्केटिंग करनी है, ये वो फलाना ढिकाना, सो इसमें इतना इशू नहीं होता। फिर आता है हमारा राइट्स इशू, राइट्स इशू एंड बोनस इशू। देखिए राइट्स इशू क्या होता है, कंपनी ऑलरेडी आईपीओ ला चुकी है, राइट, कंपनी ने बोला कि भाई वी आर गिविंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अ राइट टू बाय मोर एसेट एट अ लोअर प्राइस, कि हम सबको हक दे रहे हैं कि आप और शेयर खरीदो बट एट अ लोअर प्राइस, राइट। दिस इज द थिंग विद द राइट्स इशू। बोनस इशू, उनको बोनस इशू शेयर कर देती है, इशू टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी ऑन अ स्पेसिफिक कट ऑफ डेट एनेबल टू बाय मोर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड प्राइस और विदाउट एनी कंसिडरेशन केस ऑफ बोनस, कि बोनस में दे आर गिवन अ बोनस, बोनस कब मिलता है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बोनस मिलता है, तो कंपनी ने बोनस दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि भाई थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस, हम आपको बोनस दे रहे हैं। राइट्स में क्या आप लोअर प्राइस पे आप शेयर खरीद सकते हो। मैं बहुत ही किताबी लैंग्वेज में नहीं समझा रहा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सो ये समझिए कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे, आपसे ये नहीं बोलेंगे डेफिनेशन लिखो, सो डेफिनेशन रट के जाना इज ऑफ नो यूज। ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग ऑफरिंग, राइट, ऑनशोर आपका इंडिया में, ऑफशोर आपका आउटसाइड, राइट, इन द डोमेस्टिक मार्केट और आउटसाइड द कंट्री, सिंपल सा। ऑफर फॉर सेल, अभी ऑफर फॉर सेल हुआ है किसका, आई गेस एस जे वी एन क्या हुआ है शायद, है ना, ऑफर फॉर सेल, हाँ, 69 पर शेयर पे। वन सेकेंड, नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है। फॉर्म ऑफ शेयर से द शेयर्स ऑफर्ड इन एन आईपीओ और नॉट फ्रेश शेयर्स इशूड बाय द कंपनी बट एन ऑफर बाय एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स शेल देयर शेयर दैट हैव बीन अलॉटेड टू देम, कि आप आईपीओ में ये बोल रहे हो कि भाई हम नया शेयर इशू नहीं कर रहे, इक्विटी डिल्यूट नहीं कर रहे, मेरे पास शेयर्स हैं, आप मेरे से ले लो, राइट। कि मान लो अगर मैं ये बोलूँ मैं ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च का आईपीओ ला रहा हूँ, आई होप हो कभी,
आपसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं नया शेयर इशू नहीं करने वाला। आई एम नॉट डिल्यूटिंग द इक्विटी ऑफ द कंपनी, बट आई एम ऑफरिंग यू समथिंग कि जो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और मेरे लिए भी बेनिफिशियल है। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ऑफरिंग यू माय शेयर्स, माय पर्सनल होल्डिंग इन द कंपनी, एंड यू कैन बाय माय होल्डिंग एंड become a part owner of the global council and research. This is called offer for sale. I am offering you my equity share which is at sale, right? सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझा दिया, लेकिन आप इसको पूरा पढ़ना, ठीक है? मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। अगर मैं बिना पढ़े भी अभी भी जाऊँ, मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। स्वेट इक्विटी पढ़ लेना भाई एक बार। स्वेट इक्विटी, इक्विटी ओनरशिप जो एम्प्लॉयज को मिलती है, राइट? मेहनत करिए भाई, पसीना बहाया तो स्वेट इक्विटी मिलनी चाहिए। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ESOPs are instrument given by company to its employees that give them an option to buy the shares of the company at a predetermined price after a period of time, right? Vesting period, कि हमने एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन दे दिया कि भाई आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन बाय द शेयर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, की एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप शेयर को खरीद सकते हो, जिसके थ्रू आपको इक्विटी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। सेकेंडरी मार्केट हो गया आपका, और देखते हैं कितना बचा है चैप्टर। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, इस वीडियो को हम यहीं रोक देते हैं ताकि आपका अटेंशन स्पैन खत्म ना हो, राइट? इस वीडियो का पार्ट 2 में ले आऊंगा कल, राइट? सो अंडरस्टैंड अ पॉइंट कि हम एक एक चीज को धीरे धीरे करके चलेंगे, राइट? एंड वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द अनदर वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, और कोई भी डाउट हो पूछ लेना, और नोट जरूर बनाना। थैंक यू सो मच।